मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में केंद्र सरकार ने युवा, गरीब, किसान से लेकर राज्यों की बेहतरी पर फोकस किया। युवाओं के लिए रोजगार और नए भारत के मिशन को मजबूत करने की मुहिम में मिडिल क्लास को भी टैक्स में राहत दी गई है। पीएम मोदी ने इस बजट को नए भारत के निर्माण का उत्प्रेरक कहा है, तो वहीं राहुल गांधी ने उसे कुर्सी बचाओ बजट की संज्ञा दे दी। साथ ही यह भी कहा कि यह बजट कांग्रेस मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट है। उधर अखिलेश यादव ने सवाल कर दिया कि यूपी के किसानों को क्या मिला। अब सवाल यह कि टैक्स पेयर को मिली राहत पर विपक्ष क्यों सियासत कर रहा है। नए भारत के विकास का खाका विपक्ष को क्यों नहीं भाता। आज बजट विश्लेषण के साथ विपक्ष के सवालों पर करेंगे खास गेस्ट पैनल से चर्चा। पहले रिपोर्ट। I present the budget for 24-25. In the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट। उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। बेवकूफ़ बनाने के लिए, देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सब्जबाग दिखाया जा रहा है। कोई ठोस चीज ऐसी चीज हो जिसको अरे हाईवे तो हमेशा बन रहे हैं। अपना विजन कुछ नहीं है, अब ये उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे तो देखा जाएगा। बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है। तीसरी बार मोदी सरकार के बाद का बजट शानदार है, जानदार है, जोरदार है। आम आदमी का, गरीब आदमी का, मध्यम वर्गीय लोगों का बजट है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। समीर सिंह जी हैं भाजपा प्रवक्ता, दीपक रंजन जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सपा प्रवक्ता, अनिल दुबे जी आरएलडी के प्रवक्ता हमारे बीच में होंगे, प्रियंका गुप्ता जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, मणिंद्र तिवारी जी अर्थशास्त्री हमारे बीच में है। सभी गेस्ट को स्क्रीन पर लेकर आइए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल समीर जी आपसे आज बनता है, क्योंकि आज बजट का दिन है, बजट पेश हुआ है, विपक्ष ने बहुत सारे सवाल किए, लेकिन उससे पहले अर्थशास्त्री से लेकर क्या कह रहे हैं वो रिमार्क्स आना बहुत जरूरी है। तो मणिंद्र तिवारी जी, सभी सेक्टर्स पर अगर हम गौर करें, देश के विकास की जो परिकल्पना या जो खाका मोदी सरकार 3.0 के लिए किया गया, क्या आपको लग रहा है कि इस बजट से सभी सेक्टर्स का सही से रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उनको बजट मिला है, या जिस विकसित भारत की परिकल्पना और मैनिफेस्टो और 3.0 से की बातें थी, उन सब के लिए आपको आज बजट में संभावनाएं अच्छी दिखी? क्या आकलन आपका इस बजट को लेकर? बजट विकसित भारत के लिए और उसकी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए ही है, और एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री से लेकर कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट लाने की बात है। कस्टम ड्यूटीज को रिड्यूस किया गया है जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें कि जो आपके इसमें टैक्सेशन में है, टैक्सेशन में भी जो एक्सपेंडिचर पोर्शन है वो चाहते हैं कि मार्केट में सर्कुलेशन आए, एक्सपेंडिचर बढ़े, और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर सेक्टर डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे एनपीए कम होगा, उनको ज्यादा प्रमोट करने की बात है। एमएसएमई को प्रमोट करने की बात है। ओवरऑल ये बजट बहुत ही अच्छा है। देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये एक ऐसा कदम है कि कहीं से ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। और पॉपुलिस्ट बजट नहीं होने की वजह से आगे आने वाले 5 साल के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा और देश को। एक छोटा सा सवाल और, इस बजट से पहले यही दावा किया गया और यही आशा रखी गई कि 4 वर्ग जिनकी बात लगातार मोदी सरकार में होती रही है, किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीब, चारों को एक तरीके से चहुमुखी विकास के तौर पर
उभार करके लेकर आना, इन चारों को स्ट्रेंथन करना, एम्पावर करना। आपको लगता है कि इन चारों वर्गों के लिए बजट में अच्छे खासे प्रावधान थे? छोटा सा जवाब, फिर चर्चा में चलेंगे। बहुत अच्छा प्रावधान है। आप ये देखें, एग्रीकल्चर में एमएसपी पहले बढ़ा चुके हैं। दूसरी बात, इसको डिजिटलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जो हमारा कोर स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि हम दुनिया में उसको डोमिनेट करें। आप युवाओं के लिए देखें तो मुद्रा लोन बढ़ाकर ये खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करके उनको इस सेक्टर के लायक बना रहे हैं। जो हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर ला रहे हैं, बाहर की कॉर्पोरेट कंपनी जो फॉरेन कंपनीज है उनका 40% से रिड्यूस करके 35% कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, ये कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये जो बजट है ये व्यवहारिक है, कहीं से भी पॉपुलिस्ट नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें की गई हों, और प्रावधानों में ये समझना है कि क्या होगा, कहां से होगा और कैसे होगा। तो व्यवहारिकता के करीब और सभी वर्गों को एड्रेस किया गया है, एक्सपर्ट्स ही मान रहे हैं। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल समीर जी आपसे यही, जैसे ये बजट सामने आया, राहुल गांधी का एक कमेंट आया कि ये कुर्सी का बजट है और विपक्ष के मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट भी है। देखिए आस्था जी, मैं दो बातें कहूंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद उन्होंने कहा था कि हम भारत को 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और निरंतर जो उन्होंने बजट पेश किया वो भारत को विकसित करने वाला बजट रहा। आज फिर जो बजट पेश हुआ है ये कह रहा है कि ये कॉपी पेस्ट के लिए है, महिलाओं के लिए है। 24 के चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में जो बातें विपक्ष ने लिखी वही सब आपने बजट में डाली, ये आरोप है विपक्ष का। नहीं, विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं। विपक्ष के एजेंडे में कभी महिलाएं नहीं रही हैं, कभी गरीब नहीं रहा है, कभी युवा नहीं रहा, कभी किसान नहीं रहा है। और किसान, गरीब, युवा, महिलाओं के लिए भारत की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो बजट पेश किया वो ऐतिहासिक है। आप उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, अभी मैं अखिलेश यादव का बयान सुन रहा था, वो कहे किसानों के लिए, अरे 1,50,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए भारत सरकार ने बजट में एलोकेशन रखा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, शुगर मिलों को चलाने का काम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। समाजवादी पार्टी को 20 लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश को जिस तरह पैकेज मिला है, उसके बाद एक टिप्पणी ये भी आई समाजवादी पार्टी की तरफ से कि देखिए उत्तर प्रदेश से वोट नहीं मिला तो बजट में भी उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला। दीपक जी, हम दे रहे हैं, सिंचाई का साधन हम दे रहे हैं, लौटूंगी आपके पास। तो हम दे रहे हैं, खाद बीज हम दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या दिया उत्तर प्रदेश को, बताना चाहिए। दीपक जी आपका जवाब। समीर भाई, दीपक रंजन हमारा नाम है, अगर आप सुनने की भी कोशिश करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आशा जी, आज जो एनडीए सरकार का जो 11वां बजट आया, ये पूरी तरीके से हताशा और निराशा का बजट है, जिसमें आम जनमानस के लिए कुछ नहीं है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, ना इसमें नौजवानों के लिए है, ना इसमें कुछ किसानों के लिए। आज का जो बजट आया आस्था जी, उसमें आज सरकार ने मान लिया कि हाँ बेरोजगारी दर है, बेरोजगारी बढ़ी है। अभी तक तो सरकार मानती नहीं थी, सरकार इस चीज को कहती नहीं थी बेरोजगारी है, लेकिन आज बजट में इन्होंने डेवलपमेंट की बात हुई, इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की बात हुई, उससे संतुष्ट है कि नहीं? देखिए आस्था जी, अभी दो दिन पहले, परसों में समझता हूँ, कल जो है वो 2036 का जो आर्थिक सर्वे आया, उसमें यह आया है कि अगर 2047 में विकसित भारत बनाना है तो हर वर्ष कम से कम हमको 27 लाख लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, और इस हिसाब से 2036 तक हमको 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। आज इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ, 4%, और कोर इन्फ्लेमेशन में क्या हुआ, 1.3%, और उसमें भी फूड और फ्यूल उससे नदारत है, फूड और फ्यूल को उसमें जोड़ा नहीं गया। जबकि हकीकत यह है कि आज की तारीख में जनमानस को सबसे ज्यादा अगर चोट कोई दे रहा हो तो फूड और फ्यूल दे रहा है, जिसकी वजह से आज की तारीख में महंगाई बढ़ रही है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें जो आज बजट आया है, 11वां बजट आया है एनडीए सरकार का, इसमें कहीं से महंगाई दर कहीं से कम हो रही है। और ये सरकार जो है ये बजट नहीं लेकर के आई, इस सरकार का जो बजट आया है वो सरकार अपने आप को बचाने वाला बजट लेकर के आई है। कहीं किसी को खुश कर दिया, कहीं किसी को खुश कर दिया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर वही बात कि कुर्सी बचाने वाला बजट है, कुर्सी बचाने वाला बजट है। मैं प्रियंका गुप्ता जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। प्रियंका जी, आप लोगों की तरफ से कहा गया कि हमारे मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट कर दिया वित्त मंत्री ने। भाजपा सरकार का ये जो बजट है वो हमारे मैनिफेस्टो का कॉपी पेस्ट है और कुर्सी बचाने वाला बजट है। वाला बजट इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की आपस की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के लिए तो कोई बजट ही नहीं था।
हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछ रही है आज यहाँ समीर जी से कि उत्तर प्रदेश ने क्या बिगाड़ा है प्रधानमंत्री जी का, और आपस की लड़ाई कम से कम इतनी तो रखिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता का नुकसान ना हो। ये उत्तर प्रदेश की जनता का पूर्णतः नुकसान है कि जो कुछ बजट था वो चंद्रबाबू नायडू जी को दे दिया गया और नीतीश जी को दे दिया गया। वो भी कितना दिया गया और कितना नहीं दिया जाएगा वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि इससे पहले भी 1 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ इस तरह के बजट की बात पहले भी वो करते चले आए हैं। पर वहां क्या काम हुए वो तो आप सबने देखा कि इस बरसात में कम से कम नहीं 7 से 8 पुल और जो फ्लाईओवर थे वो ढह गए। दूसरी बात पे मैं आती हूँ, आपने पूछा कि हमारा बजट, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको किस तरह से इन्होंने कॉपी किया। मैनिफेस्टो में हमने जो बात कही थी, हमने अप्रेंटिसशिप की बात की थी और उसमें हमने कहा था कि 1 लाख रुपए जितने भी डिग्री होल्डर हैं उन बच्चों को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कॉपी पेस्ट तो किया पर उसको पूरी तरीके से लागू करने में असमर्थ दिखती है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बोला कि 500 कंपनियों के अंदर 1 करोड़ बच्चों को जो है अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, तो आप ये बताइए कि एक कंपनी के अंदर क्या 20,000 बच्चों को इंटर्नशिप दी जाएगी? और ये संभव है तो बताइए कि समीर जी वो लिस्ट जारी करें उन 20 कंपनियों, उन 500 कंपनियों की जो 500 कंपनियां 20-20 हजार लोगों को इंटर्नशिप देने जा रही है। हकीकत ये कि भारतीय जनता पार्टी ने कृषि का बजट कम कर दिया, रक्षा का बजट कम कर दिया। इन्होंने जो कृषि को लेकर आपने पॉइंट आउट किया, रक्षा को लेकर समीर जी के पास चलेंगे, लेकिन अनिल दुबे जी हमारे बीच में है, आरएलडी प्रवक्ता है। अनिल जी, किसानों को क्या मिला? किसानों को कहा जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी और इस डिजिटल युग में नई तकनीकों से और फायदा होगा, एमएसपी बढ़ाने को लेकर सरकार सुनिश्चित करेगी, क्या मिला किसानों को? देखिए कि आस्था जी 152 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है और किसान इससे इस देश के इस प्रदेश के किसानों का भला होगा, किसानों के लिए योजनाएं बनेंगी, किसानों का विकास होगा। और इतना ही नहीं, केवल किसान की ही बात नहीं हुई, ये पहला बजट ऐसा है जिसमें कौशल स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बजट का अच्छे बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, मध्यम वर्ग को फायदा होगा। के नजरिए से पूछूं तो आप सहयोगी दल हैं, आप संतुष्ट हैं? जमीन की व्यवस्था होगी, नहीं बिल्कुल संतुष्ट हैं ये ऐसा बजट पहले नहीं आया। देखिए विपक्ष को कहने को कुछ भी कह दें, बोलना है तो बोल दें, कुछ भी कह दें, लेकिन सही मामलों में माना जाए तो इनके आवाज नहीं निकल रही है। जिस तरह का बजट है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, इससे किसानों का विकास होगा, नौजवानों का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। और आप देखिए श्रमिकों के लिए योजना बनाई गई है, 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप की बात की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर लेते हैं बीच में और उसके बाद चर्चा में लौटते हैं। नीति आयोग की बैठक से जुड़ी बड़ी खबर है, इंडिया ब्लॉक कर सकता है बायकॉट, बैठक का बायकॉट कर सकता है विपक्षी गठबंधन के सीएम कर सकते हैं बायकॉट। विपक्ष का बजट में भेदभाव का आरोप है और 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक है और उससे बायकॉट की खबरें आ रही हैं कि इंडिया ब्लॉक इसका बायकॉट कर सकता है, विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री इसका बायकॉट कर सकते हैं। आरोप यह कि बजट में भेदभाव हुआ है, 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होनी है। लौटते हैं चर्चा में। समीर जी, नीति आयोग की बैठक से इंडिया ब्लॉक बायकॉट कर सकता है, बजट में भेदभाव का आरोप। जी, बजट एक लोकप्रिय बजट है, एक अच्छा बजट है, नौजवानों के लिए बजट है। जिस प्रकार से 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने की बात रही हो, चाहे मुद्रा लोन की पैसे को 10 लाख से 20 लाख करने की बात हो, एजुकेशन लोन में भी 5 लाख से 10 लाख करने की बात हो, ये नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक लोकप्रिय बजट है। 12 इंडस्ट्रियल पार्क हम बनाने जा रहे हैं देश भर में, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए 3 करोड़ जो है हम प्रधानमंत्री आवास बनाने जा रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के रोजगार के लिए हमारी सरकार ने बजट दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि एक तरह से जो माननीय मोदी जी का सपना है कि गरीब, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, किसान समृद्धशाली हो, अभी मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा
अरे आप क्यों नहीं बताते कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया था? हम तो कह रहे हैं हम बिजली दे रहे हैं, हम सिंचाई के साधन दे रहे हैं, हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं। गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में प्रारंभ हुआ। हम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, हम किसानों को खाद और बीज दे रहे हैं। आज किसान खाद और बीज पा रहा है उत्तर प्रदेश में, पुलिस के डंडे नहीं पा रहा। इनकी सरकारों में किसान डंडे पाता था। 1,40,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य हमारी सरकार ने भुगतान किया। हम किसानों के एमएसपी पर धान और गेहूं खरीद रहे हैं। आस्था जी, आज डिंपल यादव ने कहा कि किचन का बजट बिगड़ा हुआ है और उसके लिए कुछ नहीं किया गया। जवाब दीपक जी आपका। देखिए, बात किसानों की कर रहे हैं। हमारे बगल में बैठे आरएलडी के प्रवक्ता बड़े भाई अनिल दुबे जी शायद अच्छे से बखूबी बता सकेंगे कि किस तरीके से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है श्री जयंत चौधरी जी ने जब किसानों की आवाज उठाई थी तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको लाठियों डंडों से उनको मारने का काम किया था। आज हमारे इतने किसान भाइयों की शहादत हो गई, उस पर समीर भाई एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आज बात बिजली की कर रहे हैं। इनके खुद के विधायक मल्लावा से हरदोई के विधायक वो अपने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और व्यथा व्यतीत करते हैं आस्था जी कि आज की तारीख में 1 महीने से हमारे वहां बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है, कृपया इस पर ध्यान दीजिए, कृपया इसको संज्ञान लीजिए। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, पहले यहाँ पे लाइटें नहीं जाती थी, लेकिन आज की तारीख में बिजली कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, एक सेकंड के लिए रोक रही हूं दीपक जी आपको। बड़ी खबर आ रही है कि बजट में भेदभाव को लेकर अब प्रदर्शन होने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक कल प्रदर्शन करेगा और कल 10:30 बजे सुबह संसद परिसर में यह प्रदर्शन होगा। बजट में भेदभाव का आरोप और उसे लेकर इंडिया गठबंधन कल प्रदर्शन करने वाला है संसद के परिसर में सुबह 10:30 बजे। जो विपक्षी दलों के सांसद हैं वो प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और उसके अलावा जो नीति आयोग की बैठक है, कहा जा रहा है कि विपक्षी स्टेट्स की सरकारों वाले सीएम उसका बायकॉट भी करेंगे। दीपक रंजन जी, ये जिस बैठक में तय हो रहा था, सोर्सेस बता रहे थे कि उसमें समाजवादी पार्टी मौजूद नहीं थी, ये सही है? अब देखिए, बैठक होगी तो इंडिया गठबंधन के सभी लोग बैठ करके निर्णय लेंगे कि किसको रहना किसको नहीं रहना। मैं इनसे जो अभी आज की तारीख में जो बजट है मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो रोजगार के लिए ये प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी तरफ जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इन्होंने 10% से बढ़ा करके 15% कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को इन्होंने 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया। तो एक तरफ तो इन्वेस्टर्स के ऊपर आपने इतना बड़ा प्रहार किया, इन्वेस्टर्स बेचारा कहाँ जाएगा? अगर इन्वेस्टर्स आएगा नहीं तो कौन उनको नौकरियां देगा, कौन उनको क्या करेगा? तो देखिए, ये पूरी तरीके से, और फिर बात देखिए हो रही है आस्था जी, $5 ट्रिलियन की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इनका ग्रोथ रेट क्या है? समीर भाई बड़े भाई हैं, बताने का काम करेंगे कि आज की तारीख में हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट क्या है। और ये बात करते हैं कि जो है 2047 में विकसित भारत कर दें। अर्थशास्त्री हमारे बीच में मणिंद्र तिवारी जी। मणिंद्र जी, इन तमाम सवालों मैं ऐसा जी पूछना चाहता हूं, मैं अपनी जानकारी में पूछना चाहता हूं सरकार का कि आज की तारीख में की ग्रोथ रेट क्या है हिंदुस्तान का? ठीक है मणिंद्र जी। नहीं आस्था जी, आप ये अपने सरकार के बजट के बारे में नहीं बताते। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली है जिससे उद्योग आगे बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा है, देश के अंदर व्यापारियों को सुविधा मिल रही है, लोगों को पारदर्शी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे। आज सामान्य वर्ग के लिए सरकार ने टैक्स के स्लैब में बदलाव किया जिससे बहुत बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग के लोग जो नौकरी पेशे में है टैक्स पे आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड, मैं आपको मौका दूंगी अलग से। सरकार ऊपरी निर्णय ले रही है, कहीं न कहीं उस निर्णय से ये घबराए हुए हैं और ये इनकी बौखलाहट का परिणाम है। इस बजट को जनता स्वीकार कर रही है और जनता बधाई दे रही है। आस्था जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि अगर बिजली की आपूर्ति इतनी ठीक है तो इनके विधायक को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ रही है? कार्रवाई करें अपने विधायक के खिलाफ। सार्वजनिक चिट्ठी उन्होंने लिखी है और अपनी सरकार में तो 3 जिले में बिजली आती थी। दीपक जी, छोड़िए, आपकी सरकार में मैनपुरी और इटावा 3 जिले में बिजली आती थी। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके विधायक कह रहे हैं, जिले में बिजली आपके नहीं विधायक थी। लिख करके दे रहे हैं। 72 जिले में बिजली नहीं थी। अरे आपके विधायक बोल रहे हैं समीर भाई, रामपुर समीर भाई आपके विधायक बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कार्रवाई करो ना। और शिवपाल जी के जिले सवाल जवाब करने से बेहतर है अपने विधायक से सवाल जवाब करो। आपका विधायक, एक सेकंड, आप दोनों शांत हो जाइए। मणिंद्र जी, आपका कमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर एम्बिग्यूटी है। बजट जो है वो हमारे पूरे देश का है और सारे सेक्टर्स का है। यहां कोई हम ये नहीं कह सकते कि यूपी को ये दे दिया और बिहार को ये दे दिया।
पूर्वोत्तर किसी भी क्षेत्र का अगर विकास नहीं हुआ है, चाहे वो जिस रीजन से हुआ हो, चाहे जिसके रिजीम में हुआ हो, अगर ऐसा है कि पूर्वोत्तर का विकास नहीं हुआ है तो वो हमारे देश के विकास में बाधक बनेगा। वहां पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां के डेवलपमेंट से रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो हमारे डेवलपमेंट्स हैं वो होते हैं। तो ये इसलिए वहां टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं, उनको स्पेशल कैटेगरी दे रहे हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इसके लिए है कि हाँ वहां पे कम विकास है, इसलिए उसको भी विकास के हमारे देश के साथ जोड़ना होगा। दूसरी बात, जो सेक्टर्स हैं, पावर सेक्टर है या जो भी इस तरह की अलग अलग डिफेंस सेक्टर है, वो डिफेंस आज भी सबसे ज्यादा एलोकेटेड बजट है। एग्रीकल्चर के लिए जो बजट है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार कृषि और डिफेंस दोनों का बजट कम किया गया है पूर्व की तुलना में। ऐसा आप ये देखें, 4,54,773 करोड़ डिफेंस को बजट मिला है, एग्रीकल्चर को 1,51,851 करोड़ का बजट मिला हुआ है। तो ये थर्ड लार्जेस्ट जो एलोकेशन है वो एग्रीकल्चर को है, फर्स्ट डिफेंस को है, सेकंड रूरल डेवलपमेंट को है। तो डेवलपमेंट के हिसाब से दूसरा एक चीज मैं इसमें जरूर मानना चाहूंगा, टैक्स कलेक्शन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग किया है इन्होंने, और टैक्स कलेक्शन और ज्यादा बढ़ाया है मिडिल क्लास से। ठीक है, मिडिल अनिल दुबे जी हमारे बीच में वो जब बहस चल रही थी, अनिल जी आप अपनी बात रखना चाह रहे थे कि किसानों को लेकर और नौजवानों को लेकर जो बातें यहाँ पर सामने आई, और खास तौर पर कि बजट में जो भेदभाव हुआ उससे लेकर प्रदर्शन की जो बात है विपक्षी पार्टियों द्वारा। देखिए आस्था जी, बजट में कहीं कोई भेदभाव नहीं है। बजट में रोजगार की व्यवस्था की गई है, नौजवानों के लिए रोजगार है, मध्यम वर्ग के लिए रोजगार है, पावर सेक्टर के लिए काम है, किसानों के लिए काम है, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। हमारे मित्र कह रहे थे कि जो है चौधरी जयंत सिंह जी आंदोलन कर रहे थे किसानों के लिए, तो ये तो स्पष्ट है, जब हम विपक्ष में थे तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने किसानों के लिए आंदोलन किया, हाथरस में आंदोलन किया। जब हम विपक्ष में थे तो हम आंदोलन करते थे, हम लाठियां खाते थे, हम उसका न्याय कराते थे। अब हम एनडीए में हैं, हम सरकार में हैं, आप देखिए ना कि किसानों के लिए किस तरह का बजट आया है, नौजवानों के लिए किस तरह का बजट आया है, हम श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए काम करते हैं। 60 करोड़ लोगों को बजट प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह का बजट आया ना कि नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हम एनडीए के साथ गए, उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा। अब ये एक अगर विरोध करने के लिए बैठे हो, अरे भैया आप सराहना करो, इतना अच्छा बजट आया है, विपक्ष को तो इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को तो क्यों विरोध करना है? की व्यवस्था करवाएंगे और अब वो संतुष्ट है। नहीं, देखिए अभी समीर भाई ने कहा ना कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किसानों के ऊपर लाठी बरसाने काम होता था, तो मैंने समीर भाई को याद दिलाया कि आपके साथ जो आरएलडी के थे उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई तो उनको लाठियां खानी पड़ी। नहीं हमने, लेकिन आपने तो किसानों के लिए पहले कभी संघर्ष नहीं किया। किसानों के लिए जब भी संघर्ष किया चौधरी जयंत सिंह जी ने किया। आज वो एनडीए में है, 152 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए आया है, तो इससे किसानों का विकास होगा। हम किसानों के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम मजदूरों के लिए प्रतिबद्ध हैं, और किसान और मजदूर का भला हो जाएगा। मौका देंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा इन बातों का, क्या उनकी आय दुगनी हो गई। और देखिए रहा सवाल इस बजट का, इस बजट में मैं दोनों एनडीए के प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, अपनी जानकारी के लिए मैं पूछना चाहता हूं आस्था जी, स्वास्थ्य शिक्षा में क्या परसेंट है? मात्र 1.5% है। आप बताइए स्वास्थ्य शिक्षा जो आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है, सबसे बड़ी मूलभूत समस्या स्वास्थ्य मिलेगा, लोगों का उत्पादन बढ़ेगा, औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी और स्वास्थ्य लेकर शिक्षा। अगर हमारा हिंदुस्तान शिक्षित हो जाएगा आस्था जी तो हमारा प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, आप विपक्षी सांसद जो हैं वो संसद के परिसर में धरना देंगे और बजट में भेदभाव का आरोप है, ये किस तरह की शिकायत है? और अब ये जो आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं या नीति आयोग की बैठक का बायकॉट करने जा रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? देखिए आस्था जी, जिस तरह से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रक्षा हो, इन सारी जितने भी सेक्शंस हैं इनका बजट कम किया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ इससे किसका फायदा हो रहा है? अग्निवीर पर लेकर कोई स्टैंड नहीं लिया गया है। और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह किसानों की बात हो रही थी, किसानों की कर्ज माफी, आवाज क्यों नहीं जा रही पीसीआर? और बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज ये है कि बेरोजगारी जिस तरह से महामारी बनती चली जा रही है, आज भी सरकारी पद खाली पड़े हो पर सरकार ने उसको लेकर भी कुछ भी नहीं कहा।
तो रोजगार पर अगर आप देखिए एमएसपी के लिए सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया है या उसको बढ़ाने को लेकर कुछ नहीं कहा है। एमएसपी पर हम खरीद कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में एमएसपी पर खरीद नहीं होती थी। कांग्रेस तो कह ही नहीं सकती। अरे आप खरीद कर रहे हो, सप्लाई कितनी बढ़ रही है? तो बंद जब किया। तक सप्लाई रेट नहीं बढ़ेगा हमारा देश कैसे तरक्की करेगा, तो किसान कैसे तरक्की करेगा? सुधी नहीं ठीक ली। है। और मैं कहना चाहता हूँ आस्था जी, नौजवानों की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आईआईटी और एम्स खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया। ठीक है। दरभंगा की तरह एम्स बन गया, बन के तैयार हो गया। आईआईटी और एम्स खोले। आज देश के अंदर हम विकास के रास्ते पर ठीक जा रहे है, हैं। समय खत्म हो रहा है मेरे पास और मुझे चर्चा को यही विराम देना होगा। कुल मिलाकर आज जो बजट आया है मोदी सरकार 3.0 का, उस पर सियासत जो है वो जमकर हो रही है। विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार का दावा है कि उसने चारों महत्वपूर्ण वर्ग किसान, नौजवान, महिला, गरीब सबका ध्यान रखा है, टैक्स पेयर का ध्यान रखा है, लेकिन इस पर विपक्ष हमलावर है, आरोप लगा रहा है और सियासत जमकर हो रही है। नए भारत के विकास का खाका सरकार लाई जो विपक्ष को नहीं भाया और अब कल संसद के परिसर में विपक्ष बजट में भेदभाव का आरोप लेकर के प्रदर्शन भी करेगा। और खबर यह भी आ रही है कि नीति आयोग की बैठक का भी विपक्षी मुख्यमंत्री बायकॉट कर सकते हैं।